Dear student, welcome to my channel. West Bengal Board Class 10 Physical Science Chapter 1 Concerns about our environment। इस चैप्टर से यहाँ पे आपको इंग्लिश में नोट्स दिया जा रहा है जिसका आंसर भी इंग्लिश में दिया गया है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिप्लेट ओजोन लेयर। मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन गैस जो है ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करते हैं। डिप्लेट का मतलब होता है तोड़ना, बर्बाद करना। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर की तरह बन जाता है। इस तरह ये लेयर का फ़ायदा ये है कि जब भी सूरज से यूवी रे निकलता है जो है सूरज से, अल्ट्रावायलेट रे जो बहुत ख़तरनाक होता है, उस रे को ये रोक देता है जो ज़मीन तक नहीं पहुंचता है। इस तरह ओजोन लेयर जो है हमारी हिफाजत करता है यूवी रे से। तो ओजोन लेयर में सुराख हो जाता है, होल हो जाता है, जिसकी वजह से यूवी रे पास हो जाता है, ज़मीन तक पहुँच जाता है। तो ये सुराख करने वाला कौन सा गैस है उसको आपको समझना होगा कि कौन गैस जो है ओजोन लेयर को सुराख करता है, डिप्लेट करता है, तोड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिप्लेट ओजोन लेयर। इनमें से कौन सा गैस जो है ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है। आंसर तो आप देख रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बोल्ड में बनाया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है। तो कौन सा गैस ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है इसको भी याद रखना आपको है। ये 3 गैस है, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 3 तरह के गैस जो होते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। अगर क्वेश्चन क्रॉस करके पूछा गया कि कौन सा गैस ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं तो आपको याद रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या CFC, ये 3 गैस में कोई भी गैस ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर डू स्टॉर्म एंड रेन ऑकर। कौन सा लेयर में एटमोसफेयर का तूफान और बारिश होता है? आंसर है ट्रोपोस्फेयर। जानते हैं कि एटमोसफेयर के 5 लेयर्स हैं। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, फोर्थ में है थर्मोस्फेयर, फिफ्थ में है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर से मिलकर एटमोसफेयर बना है। तो सबसे नियरेस्ट लेयर जो है अर्थ से वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में तमाम नेचुरल फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल फिनोमेना का मतलब तूफान, बारिश, बिजली, कन्वेक्शन करंट, ये तमाम चीज़ें आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ का। तो इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। इन विच लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर डू स्टॉर्म, इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैक्टीरिया कॉल्ड विच डिकम्पोज बायोमास टू मीथेन इन बायोगैस प्लांट। उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है जो बायोमास को मीथेन में डिकम्पोज कर देते हैं? कहाँ पे? बायोगैस प्लांट में। इसका आंसर होगा मेथोजेनिक बैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर, या फिल इन द ब्लैंक खाली जगह था, विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो यहाँ आंसर दिया गया इंक्रीज। देखिए ट्रोपोस्फेयर में जो होता है, ये ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर जो होता है, वहाँ पे नीचे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर की तरफ बढ़ने से टेम्परेचर घटता है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की जगह ट्रोपोस्फेयर दिया जाता है तो यहाँ पे होता है डिक्रीज, क्योंकि इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फेयर में जितना ऊंचा जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, टेम्परेचर में कमी होती जाएगी। जबकि जस्ट उल्टा स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ऊपर जाने से टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। एल्टीट्यूड में जितना बढ़ेंगे टेम्परेचर उतना इंक्रीज होते जाएगा। जबकि ट्रोपोस्फेयर में अगर ऊंचा जाएंगे तो हम लोग टेम्परेचर कम पाएंगे, नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है।
तो यहाँ आंसर हो गया इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन ये कहा है यहाँ पे कि 2 खतरनाक असरात बताइए जो ओजोन लेयर के टूटने से इंसानी सेहत और माहौल में होता है, माहौल को होता है। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो हम लोग ज़मीन को, ओजोन लेयर जो है यूवी रे से हमारी हिफाजत करता है। यूवी रे जो है सूरज से निकलने वाली यूवी रे खतरनाक रेज़ है जो ज़मीन में आने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। तो ये यूवी रे जो ख़तरनाक रे है जो सूरज से निकलती है, उस रे को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक देता है, जो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारी हिफाजत करता है। कौन? ओजोन लेयर हमारी यूवी रे से हिफाजत करता है। अगर ओजोन लेयर में सुराख हो जाए हैं या टूट जाए और ये यूवी रे जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाए तो इससे इंसानी सेहत पर और माहौल में बहुत ख़तरनाक साबित होता है। तो ये 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट को यहाँ बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला इफ़ेक्ट ये है कि यूवी रे से क्या होता है, स्किन कैंसर और कैटरेक्ट का बीमारी होता है, जो आँख का बीमारी है। अगर ये रे ज़मीन तक पहुँच जाए तो इंसान में स्किन कैंसर हो जाएगा और आँख का बीमारी होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट में क्या नुकसान होगा? एडवर्सली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट एज ए रिजल्ट क्रॉप प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन। माने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आएगी, ये नुकसान हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, गिव एन एग्जांपल। इसका आंसर क्या है? द सोर्सेस ऑफ एनर्जी which is not destroyed with production of energy and can be reused to produce energy is called renewable source of energy. Example, wind energy, solar energy. क्वेश्चन यहाँ था कि आप रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी से क्या समझते हैं और उसका एग्जांपल देना है। तो वो एनर्जी जो ख़त्म नहीं होता है उसको दोबारा हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसा सोलर एनर्जी ये ख़त्म नहीं होता है, विंड एनर्जी वो ख़त्म नहीं होगा, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। उस एनर्जी को, जो एनर्जी बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को कन्वेक्शनल एनर्जी भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो है दोज एनर्जी विच आर ग्रेजुअली एग्जिस्टिंग ड्यू टू देयर प्रोलॉन्ग यूसेज एंड दिस सोर्सेस कैन नॉट बी रिन्यूड। माने वो एनर्जी जो कैन नॉट बी रीजेनरेटेड, दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। इसका दूसरा नाम भी है, उसको कहेंगे नॉन कन्वेक्शनल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या है? वो गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिम्मेदार होता है, द गैसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लें। तो ग्रीन हाउस गैस कितने तरह के होते हैं इसको समझ लें। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस जो है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, वो है, पहला गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद CH4 मीथेन, मीथेन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन, H2O वेपर, वाटर वेपर जिसको कहा जाता है, और N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो गैस है
ये सब ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, ओजोन, नाइट्रिक्स ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है। पहला है CO2, उसके बाद मीथेन, CO2 को बोलते हैं प्राइम ग्रीन हाउस गैस, इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, वाटर वेपर एंड N2O। इसको आप नोट कर लें कॉपी में, ताकि क्वेश्चन को अगर किसी तरह घुमा कर पूछा गया कि इनमें से कौन ग्रीन गैस है, तो आपको याद रखना होगा कि ये ग्रीन गैस ये होता है। उसका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, इन इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड डिक्रीज। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है जितना बुलंदी पर जाएंगे, जितना ऊंचाई पर जाएंगे। उसका क्वेश्चन है मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट बताना है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका इफेक्ट बताएंगे हम। इसका आंसर है द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इंसान के जिस्म में क्या इफेक्ट होता है, इंसान की सेहत में क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पीपल ऑफ सम एरियाज विल बी अफेक्टेड बाय डिजीज लाइक मलेरिया, फिलेरिया, एलिफेंटेसियस एंड स्किन डिजीज। इसका क्वेश्चन है विच एटम रिलीज फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेज डिकम्पोज ओजोन इनटू ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा क्लोरीन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। माने एक फ्यूल के कैलोरिफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम फ्यूल को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो जितना मकदार का हीट रिलीज़ होगा, जितना क्वांटिटी में हीट रिलीज़ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसके बाद डिफरेंट फ्यूल का कैलोरिफिक वैल्यू डिफरेंट होता है, वो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है बिटवीन कोल एंड डीजल विच हैज़ ग्रेटर कैलोरिफिक वैल्यू। तो क्वेश्चन यहाँ ये बताया है कि कोल और डीजल में किसका कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है। आंसर है डीजल हैज़ ग्रेटर कैलोरिफिक वैल्यू देन कोल। माने डीजल का कैलोरिफिक वैल्यू जो है कोल से ज़्यादा है। डीजल का कैलोरिफिक वैल्यू कितना है? 45 किलो जूल पर ग्राम ये, जबकि कोल का है 25 से 30 किलो जूल पर ग्राम। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इन तमाम फ्यूल के कैलोरिफिक वैल्यू को याद कर लेना है। हो सकता है एग्ज़ाम में किसी फ्यूल के कैलोरिफिक वैल्यू के बारे में पूछ ले। सपोज़ करो कि पेट्रोल का कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, तो आपको याद रखना होगा पेट्रोल का कैलोरिफिक वैल्यू होता है 48 kg जूल पर ग्राम, 48 किलो जूल पर ग्राम। इस तरह आपके बुक में एक टेबल होगा कैलोरिफिक वैल्यू का, डिफरेंट फ्यूल होगा और उनका कैलोरिफिक वैल्यू दिया रहेगा। उनको आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का अहम कंपोनेंट क्या है? वो है आंसर मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल वार्मिंग में? आंसर इसका है वाटर वेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन यूज़ ऑफ बायोगैस। बायोगैस का इस्तेमाल बताइए। बायोगैस कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको बताना है। तो आंसर है बायोगैस इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग एंड लाइटिंग इन विलेज। घर में जो खाना बनता है उसमें बायोगैस का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा लाइटिंग में, गाँव वगैरह में लाइटिंग जो होता है उसमें बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, राइट व्हाट इज़ द रूल ऑफ एनो इन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर। क्वेश्चन ये बोला है कि एनो का क्या रोल है ओजोन लेयर को तोड़ने में, ओजोन को तोड़कर ओजोन लेयर को बर्बाद करने में ओजोन एनो का क्या रोल है उसको लिखना है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज इमिटेड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट combustion of fossil fuel or nuclear explosion. NO is produced at very high temperature with the jet engine, and NO and N2O both catalyst the depletion of O3 by the following reaction. NO ओजोन से रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद NO और O2 बनाता है। इस तरह वो NO जो है ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोंग चारकोल, पेट्रोल, एथेनॉल विच वन इज फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन फॉसिल फ्यूल है? चारकोल, पेट्रोल, एथेनॉल। आंसर है पेट्रोल। पेट्रोल को कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा भी और फॉसिल फ्यूल है जो आप इसको याद रखें, जैसा कोल, नेचुरल गैस। तीन तरह का फॉसिल फ्यूल्स आपको याद रखना है। पहला है कोल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा नेचुरल गैस। ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। नेचुरल गैस, इसको नोट डाउन कर ले। कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट क्या है? आंसर है मीथेन हाइड्रेट इज ए क्रिस्टलाइन solid that consist of methane molecules surrounding by cage of interlocking water molecules. On the surface, they look like an ordinary block of ice, but when a match is held to them, they burn. A vital cue signaling methane release. इसका क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डज स्टॉर्म ऑकर। आपको पता है ये ट्रोपोस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रूल ऑफ एंट्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इन ग्लोबल वार्मिंग। आंसर यहाँ पे दिया गया है द मेजर एंट्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। द एवरेज global temperature is 15 degrees centigrade. In absence of greenhouse gas, this temperature would have been minus 1800 centigrade. Greenhouse effect contribute a temperature rise to 33 degrees centigrade. The greenhouse gas in the atmosphere keep the planet warm enough to allow human and other species to exist. क्वेश्चन इसके बाद है what are the possible future effect of global warming on environment। मतलब आने वाले दौर में, मुस्तकबिल में क्या इफ़ेक्ट होंगे ग्लोबल वार्मिंग के माहौल पर। आंसर है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2 में राइज इन सी लेवल। द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर विल बी मेल्ट रिजल्टिंग इन rise of sea level. The rise of sea level will be inundate low-lying areas like Cairo, Bangkok, Sydney, etc. The
agriculture, lowland and deltas in Egypt, Bangladesh, India will be underwater. Life of million of people will be affected by the sea level rise. इसके बाद क्वेश्चन है राइट टू प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस को कम करने के क्या तरीके हैं उसको बताना है. दो तरीका बताना है. नंबर 1 में है द रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल. कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आर इनकरेजिंग द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोलर जनरेट. मतलब ये हुआ कि फॉसिल फ्यूल जैसा कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कम किया जाए, उसके बदले में अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसा सोलर एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी का इस्तेमाल में लाया जाए. कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का हिफाजत किया जाए, फॉरेस्ट को काटा नहीं जाए. एंड एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन इनकरेजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट को लगाया जाए ताकि ग्रीन इफेक्ट जो है कम हो जाए. उसका बाद क्वेश्चन है विच रे इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. कौन सा रे ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में ज़रूरी है? वो है यूवी रेज. व्हाट इज ओजोन होल? द टेम्पोररी थिनिंग in the stratosphere ozone layer leading to formation of ozone hole. Why oxygen and nitrogen are not greenhouse gas? याद रखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है. तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्यों ग्रीन हाउस गैस नहीं है. द स्पेलिंग मिस्टेक है. एसेंशियल कंडीशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद द मोलिक्यूल्स and make them to go from one vibrational energy level to another vibrational energy level. This vibrational mood should be associated with a change in dipole moment. These homonuclear gas molecules, oxygen, nitrogen, do not have vibrational energy level. They are symmetrically stretched, so they involve no change in dipole moment and do not interact with infrared radiation. Oxygen and nitrogen molecules are transparent to infrared radiation. Next question, write the use of biofuel. आंसर है बायोफ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड जेट. Biofuel in greenhouse gases from use in air condition, cooking appliance like fuel stove, etc. Next question है the calorific value of kerosene is 48 kilojoule per gram. What does it mean? Answer है the calorific value of kerosene is 48 kilojoule per gram means that 48 kilojoule of heat would be liberated by complete combustion of 1 gram kerosene oil in air in presence of oxygen. Next question है what are fossil fuel? Fossil fuels are the fuel formed by the decay of plants and marine animal that were buried in the earth million of years ago under extreme condition of heat and pressure. Question है write what is greenhouse effect. Greenhouse effect क्या है? Answer है greenhouse effect is a phenomena in which solar radiation of short wavelength largely passes through the atmosphere, but the heat energy of long wavelength emitted by the surface is absorbed by the gases like CO2, CH4, water vapor, etc. and reflect back to the earth, causing the earth surface is get heated. मतलब ये हुआ कि सूरज से जो रेज निकलती है उसमें लॉन्ग वेवलेंथ रेज जो है वो दोबारा ज़मीन से वापस एटमॉस्फेयर में चले जाती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, वेपर वगैरह जो ग्रीन गैस है उसको उस रे को लॉन्ग वेवलेंथ रे को ट्रैप कर लेता है. ट्रैप करने के बाद दोबारा वो ज़मीन में वापस भेज देता है. इसको कहते हैं ज़मीन गर्म हो जाती है. इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. क्वेश्चन है what is biomass? Mention its use. Biomass is a term commonly used for the biological material derived from living and dead organisms such as firewood, charcoal, agriculture residue, dried animal dung,
household kitchen waste scrap, lumber, etc. Use of biomass, it can use as the heat directly to generate electricity. It can use as a source of energy. What is coal bed methane? CBM. What is its use? Coal bed methane is a form of natural gas extract from coal bed in coal mines. Plenty of methane gas remain adsorbed in hard layer of coal. It is called coal bed methane. Use utilization of CBM as fuel in form of compressed natural gas in automobile. CBM provide an economical fuel for a number of industries like cement plant, rolling mills, etc. What is methagenic bacteria? The formation is carried out by anaerobic bacteria in biogas plant which decompose biomass to methane is called the methagenic bacteria. What is a rule? A use of methagenic bacteria. Methagenic bacteria decompose carbon compound present in biomass into methane. Write the necessity of conservation of fuel. At present, the necessity of conservation of fuel is needed for the following reason. The reserve of fossil fuel are limited and it is not renewable source of energy. The continuation of use of fossil fuel at the present alarming rate is stock will be exhaust in near future. As a result, the present civilized world will be out of energy. What is global warming? Global warming can be defined as an increase in global mean temperature consequent to disturbance of balance between the sun heats radiated toward the earth and terrestrial air radiated back to space caused by increased accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Fill in the blank. As the altitude increase, the atmosphere pressure decrease. What is the role of CFC for destruction या डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को डिप्रेशन में CFC का क्या रोल है? आंसर इसका देखेंगे. In stratosphere, CFC is broken down by UV rays to form free chlorine atom. The free chlorine atom react with ozone to convert O2 and deplete the ozone layer. यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रे इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. यह क्वेश्चन इस तरह है, विच रे आर रिसेस्ड बाय ओजोन लेयर टू कम ऑन अर्थ सरफेस. आंसर है UV B.